इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अलग अलग केस में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये बात कि अगर मान लो एक चार्ज है, क्या है, एक चार्ज, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, मतलब ये बाहर की तरफ ही जाती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है इसमें से। ये सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे जाएगी और ये कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, सबको पता है। इसमें से पॉइंट चार्ज है कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है और ये कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। और दूर जाने पे इनके बीच का गैप क्या होता है, बढ़ता है। दूर जाने पे गैप क्या होता है, बढ़ता है। ये सबको पता है, ये पुरानी बातें थी, ये कोई नई बातें नहीं है, ये सबको पता होती है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात कर चुके हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी बात तो हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो इस केस में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ना साइंटिस्ट लोगों ने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना दी और उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम था उसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब ये होती क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले ये समझना है। देखो इसकी डेफिनेशन थोड़ी ऐसी है, मतलब अजीब सी है, बट ठीक है, याद तो करनी पड़ेगी। देखो इसकी इस पॉइंट पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बताना है इस पॉइंट पे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज लाने के लिए जो एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज लाने के लिए जो एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, वही इस पॉइंट का क्या होएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा सुन लो, देखो इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वहाँ तक 1 कूलम चार्ज लाने में जो एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को क्या बोलेंगे, उसी वर्क डन बाय एजेंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन दे भी रखी है, देखो, वर्क डन बाय एन एजेंट टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P with constant speed is called electric potential of at that P point, ठीक है, समझ में आ गया। और ये कांस्टेंट स्पीड से आएगा, कांस्टेंट स्पीड से, ये मैंने बताया था, ये क्या आएगा, कांस्टेंट स्पीड से आएगा, ठीक है, क्लियर इतना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी KQ बाई में R। अब KQ बाई में R हो जाएगी, और वर्क डन क्या है इस पॉइंट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, KQ बाई R आ जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। पहले तो ये बात याद कर लो, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है, KQ बाई R होता है। अब माइंड में आता है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने के लिए वर्क डन करना ही क्यों पड़ा, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने के लिए वर्क डन करना ही क्यों पड़ा। तो देखो इसका आंसर देखो क्या है, देखो ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, 1 कूलम चार्ज, ये भी क्या है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। ये जैसे जैसे आ रहे हैं, ये क्या लगाएंगे एक दूसरे पर, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे ना, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों क्या लगाते हैं, रिपल्शन करेंगे, दोनों यहाँ पे रिपल्शन करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो इस केस में क्या करेंगे, ये तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्शन होगी यहाँ पे। तो देखो ये इसको तो यहाँ आना है, कौन सी स्पीड से ही आएगा, लेकिन ये इसको क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस पे क्या लगाएगा, रिपल्शन होगी यहाँ पे। कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। रिपल्सिव फोर्स किस तरफ लगाएगा, ये इस तरफ लगाएगा, इस तरफ, रुको इस तरफ लगाएगा इस पे। ये क्या लगा रहा है, फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स बोल लो चाहे इसे, मतलब लग तो इसकी वजह से रहा है। तो ये इस पे इस तरफ लगा रहा है कि उधर जा, रिपेल कर रहा है उधर जा, लेकिन लेकिन इसको आना भी है, कांस्टेंट स्पीड से आना भी है। तो एजेंट इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, एजेंट क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, किस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है इस तरफ इसकी वजह से, और एजेंट फोर्स लगा रहा है इस तरफ। तो एजेंट को तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, मानते हो, ताकि ये क्या जाए, कांस्टेंट स्पीड से यहाँ तक पहुँच जाए। अब ये जैसे जैसे पास आते जाएंगे, एजेंट की फोर्स की वजह से कैसे कैसे पास आते जा रहे हैं, ये कूलम
ये तो यही रहेगा, ये पास आ रहा है, इसको यहाँ तक लेके आए, जैसे इसको यहाँ लेके आएंगे तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब ये रिपल्शन जो यहाँ पे रिपल्शन हो रही है वो और तेज होगी। क्यों होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर इस पर ज़्यादा लग रहा है तो एजेंट को भी फोर्स ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स इस कूलम चार्ज पे, एक कूलम चार्ज पे ज़्यादा लग रहा है तो इस केस में एजेंट को भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जो एजेंट का फोर्स है, एजेंट का फोर्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल, मतलब इसको बढ़ाना पड़ेगा फोर्स। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे गैप कम होएगा इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर बढ़ा तो एजेंट को भी अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। और अगर फोर्स क्या है, वेरिएबल, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में मैंने बताया था अगर फोर्स वेरिएबल है, ये हमने वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ चुके हैं कि अगर फोर्स क्या होता है, वेरिएबल होता है, तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी एक्स इंटीग्रल। क्या होता है, एफ डी एक्स इंटीग्रल, 11th में होता है ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर फोर्स क्या है यहाँ पे वेरिएबल है तो वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी एक्स इंटीग्रल। एक्स यहाँ की रेडियस ले लो। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, वर्क एफ डी आर। और जब इसे सॉल्व करोगे ना, इसे सॉल्व करोगे तो इससे यही निकल के आएगा, के क्यू बाई आर। आगे सब्जेक्टिव में करवाते हैं ये, यहाँ पे कोई नीड नहीं है, बस ये इतना मान लो कि इसे सोल्व करेंगे तो ये नहीं, ये वही निकल के आएगा, के क्यू बाई आर। और वर्क डन एक कूलम चार्ज को लाने में करना पड़ता है, वही क्या होगा इस पॉइंट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो यहाँ पे वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर। क्लियर है, आगे समझ में। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन बाय एजेंट टू ब्रिंग या कैरी बोलो 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पी पॉइंट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, देखो अगर एक बार थोड़ा रफ कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको आगे। सुनो देखो, अगर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल की के क्यू बाई में आ रही है। आपको याद करनी है बस, सीधे से बात। तो एक इसमें दो ही चीज़ें याद करनी थी कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी, के क्यू बाई में आर। बस ये बात याद करनी है आपको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा रुको एक मिनट, एक चीज़ नहीं बताई रुको। देखो इसमें हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली पोटेंशियल की, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कर रहे थे, इसमें क्यों नहीं कर रहे। वर्क क्या होता है, वर्क होती है एक स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। अगर वर्क स्केलर है तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर। क्लियर है, पोटेंशियल क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे तो उसमें वो क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी थी, जो उसके इसमें डायरेक्शन भी बतानी थी। डायरेक्शन के बिना तो आंसर इनकम्प्लीट है, लेकिन इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल हैव नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दिया। क्या रख दिया, नेगेटिव चार्ज।
अब क्या करेगा, 1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी से आएगा, यहाँ तक आना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जो ये है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा ना इलेक्ट्रिकल फोर्स। और जो एजेंट को अब वर्क करना पड़ेगा वो इस तरफ करना पड़ेगा। एजेंट जो फोर्स लगाएगा वो किस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है इस तरफ, क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस केस में यहाँ पे क्या लग रहा है, इस तरफ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो एजेंट को अपना फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो इस केस में देखो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ और फोर्स लग रहा है इस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ, फोर्स लग रहा है इस तरफ, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इस केस में वर्क क्या आता है, नेगेटिव। वर्क क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में वर्क क्या हो जाता है, वर्क हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो वैल्यू पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव। तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी पोटेंशियल निकालने की, क्या रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, बस इसके आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -kq/r। अगर वहाँ पे पॉजिटिव साइन है, देखो सीधा बता देता हूँ, अगर यहाँ पे क्या है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इस केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, kq/r होती है। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो इसके आगे भी नेगेटिव लग जाएगा। रीज़न भी मैंने बता दिया, उसमें पॉजिटिव क्यों होती है और इसमें नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है। एक थोड़ा सा और डाउट होता है, एजेंट वर्क क्यों करता है, एजेंट वर्क क्यों करता है, क्यों करता है वो वर्क। देखो इसका आंसर क्या है कि एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर एजेंट वर्क नहीं करेगा तो वो एक्सेलरेट करता हुआ चार्ज आएगा। ये चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन करेगा, एक्सेलरेट करता हुआ चार्ज आएगा। और वो हम नहीं चाहते ना वो कि एक्सेलरेट करे। एक्सेलरेट क्यों नहीं चाहते हम, क्योंकि विद कांस्टेंट स्पीड, जो ये चार्ज है 1 कूलम का, ये कांस्टेंट स्पीड से आना चाहिए, तभी तो डेफिनेशन वैलिड है। तभी वहाँ का उस पॉइंट पर क्या बता पाएंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता पाएंगे। लेकिन अगर ये एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है, एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है, तो इस केस में स्पीड कांस्टेंट कहाँ रही, और हम क्या चाहते हैं कि स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इस केस में एजेंट को फोर्स लगाना पड़ता है स्पीड को कांस्टेंट करने के लिए। क्लियर है, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ओवरऑल 3 बातें हैं। क्या है, 3 बातें क्या है, एक तो ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस केस में इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। दूसरा, अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उस केस में r रेडियस पर इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, kq/r। क्या होता है, kq/r। इसमें कोई डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इजी भी है। क्यों इजी है, क्योंकि उसमें तो अगर आपने डायरेक्शन नहीं लगाई तो आंसर गलत, लेकिन इसमें तो डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा ईजी है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस से। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, kq/r। और अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो इस केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, p पॉइंट पे -kq/r। ये प्लस और ये माइनस क्यों होता है मैंने रीज़न भी बता दिया। अगर रीज़न नहीं ठीक लग रहा है तो सीधा ये याद कर लो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो आंसर में भी पॉजिटिव, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो आंसर में भी नेगेटिव। क्लियर है, बस ये 3 ही बातें याद करनी है। और इसमें एक डेफिनेशन भी ऐड कर लेना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। और अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इस केस में p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाता है, kq/r। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस केस में p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -kq/r। क्लियर, डन है। आगे बढ़ते हैं।
देखो अभी ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट। पी पॉइंट पर क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने हैं। तो बताते हैं, देखो इसकी वजह से ये क्या है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना आएगा, इस पे आएगा पोटेंशियल के क्यू बाय में आर, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में नहीं होती डायरेक्शन। पोटेंशियल हैव नो डायरेक्शन, राइट। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। दोनों अलग अलग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग अलग है, इसमें नहीं होती। और इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितनी होगी, सेम के क्यू बाय में आर सेम होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 2 के क्यू बाय में आर, और डायरेक्शन तो इसकी होती ही नहीं है ना। जब स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन किया था ना, तो हम बोले कि इस वाले चार्ज की वजह से इस तरफ आएगी, इस वाले चार्ज की वजह से इस तरफ आएगी, और ये कैंसिल हो जाएगी तो नेट ज़ीरो। सर कहते गधे हो तुम, ये याद ही था। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा मत कर देना हमारी तरह, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहता तो हमारा लॉजिक ठीक था, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 2 के क्यू बाय आर। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। इसमें ज़ीरो होएगा, इसमें ज़ीरो कैसे होगा, देखो इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना आएगा, पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय में आर। इसकी वजह से कितना आएगा, माइनस के क्यू बाय आर। तो नेट कितना आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 2 के क्यू बाय आर। अगर अब आपसे ये पूछ ले कि अब देखो यहाँ पे क्या है, वी नहीं, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ज़ीरो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे वी ज़ीरो नहीं है, वी ज़ीरो नहीं है ना, वी ज़ीरो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो इस केस में अगर आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन में कि कोई ऐसा केस बन सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो हो लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो ना हो, तो यस, ये बन रहा। इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है लेकिन पोटेंशियल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, डायरेक्शन है, इक्विवेलेंट अपोजिट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर। और अगर ये पूछ ले कोई केस ऐसा है जहाँ पे पोटेंशियल तो क्या है, ज़ीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, तो यस, ये बन रहा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होएगा। यहाँ पे दोनों डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी तो ये ऐड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं होएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है। तो इस टाइम में पूछ सकता है कि ऐसा केस बताओ कि जहाँ पे वी ज़ीरो है, ई ज़ीरो नहीं है, या फिर ऐसा बताओ जहाँ पे ई ज़ीरो है, वी ज़ीरो नहीं है। तो इस टाइप के भी आपको ध्यान में रखने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है पी पॉइंट पर। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर बताना है, ठीक है। तो इस वाले चार्ज की वजह से कितना आएगा पोटेंशियल, के क्यू बाय आर होता है। वैल्यू पुट करते हैं, के कितना है, के तो के ही रहेगा, कांस्टेंट है। क्यू कितना है, 4, और आर कितना है, रेडियस कितना है, 2 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 2k। डायरेक्शन तो नहीं होती, तो डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना आएगा, के क्यू बाय में आर, के का के, क्यू की वैल्यू कितनी है, 2, आर 2, तो ये कितना आ जाएगा, के। तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 2k प्लस में k, तो नेट कितना आ गया यहाँ पे, 3k। क्लियर है, इजी है यार, कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं, कोई इसी का चक्कर नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें
इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर बताना है। तो पहले इस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो कितना आएगा के क्यू बाई आर, के तो के रहेगा क्यू, क्यू कितना है क्यू 4, आर कितना है आर 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2k आ गया। अब इस वाले चार्ज की बात करते हैं, इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा के क्यू बाई में आर, के रहेगा क्यू की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी 2 + 2। इस पॉइंट से ये चार्ज, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, टोटल 4 है, इसके बीच की थी 2, तो इसके और इसके बीच की क्या हो जाएगी 4, तो यहाँ पे क्या आएगा k/2। तो नेट कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा 2k प्लस में k/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5k/2। पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कितना आ गया 5k/2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, इसकी वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा, और आए तो इसकी वजह से आएगा। देखो इन सब की वजह से तो क्या आएगा KQ/R आएगा। क्या आएगा KQ/R, क्यों आएगा, क्योंकि ये सारे क्या है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो इन तीनों की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा KQ/R आएगा। इतना क्लियर है? कितना आएगा KQ/R। इसकी वजह से कितना आएगा -KQ/R। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो आएगा -KQ/R, यही आएगा, मानते हो? और इन तीनों की वजह से कितना आएगा, इन तीनों की वजह से आएगा KQ/R। तो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। ये बताओ यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की रेडियस को, इस यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस कितनी होती है, तो ये होती है a/√2 होती है, सबको पता है a/√2 होती है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा k × Q डिवाइडेड बाय में a√2। ठीक है, अब ये देखो, ये तो एक की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये 3 है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा 3 × KQ बाय में a/√2। ऐसा आ गया, क्लियर है? ऐसा आ गया। अब इसमें से ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है ना यहाँ पे। तो इस 3KQ माइनस कर देंगे KQ बाय में a/√2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2KQ बाय में a/√2, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × √2KQ बाय में a। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, इतना। क्लियर है? डायरेक्शन तो बतानी नहीं, कोई चक्कर नहीं डायरेक्शन का। डन, आगे बढ़ते हैं। ये अब देखो यहाँ पे हेक्सागन है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 और 5 तो इसमें क्या है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और एक क्या है नेगेटिव पॉइंट चार्ज, है ना, ऐसा गिवन है। और इसमें क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है P पॉइंट पे। यहाँ पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इसे कैसे करेंगे, पहले तो ये बताओ इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, -KQ बाय में R, यही आएगा। सुनो एक बार, रुको, जो इस यहाँ तक के बीच की जो रेडियस होती है वो a के बराबर ही होती है। हेक्सागन में जो ये यहाँ तक की रेडियस होती है ये साइड के ही बराबर होती है, और साइड क्या है यहाँ पे a है, तो ये भी क्या आ जाएगी, a ही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे a ले लेते हैं। ठीक है, रेडियस की जगह क्या ले लेंगे, a, क्योंकि रेडियस क्या गिवन है, a गिवन है ना, तो a ले ली। ठीक है, ये आ गया माइनस। अब इसकी बात करते हैं, इसकी वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा KQ बाय में R। ये माइनस का, ये प्लस का, R यहाँ पे रेडियस ही है ना, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा। इन दोनों की वजह से क्या आएगा, इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, ये दो, इन दो की बात कर रहे हैं हम, इस दो की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव का और ये क्या है पॉजिटिव का, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या आएगा 0 आएगा। मानते हो इस बात को? ठीक है, 0 आ गया। अब इसकी वजह से कितना आएगा KQ बाय R, इसकी वजह से KQ बाय R, इसकी वजह से KQ बाय R, इसकी वजह से KQ बाय R। फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय में
आर, और ये कितने हैं, 4 है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 4, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यूब बाय में 4 k³ बाय में ए। देखो इन दोनों की वजह से तो 0 हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का था, दोनों कैंसिल हो गए तो 0 आ रहा है इन दोनों की वजह से। अब ये 4 की वजह से इतना आएगा 4 k³ बाय ए। क्लियर है, डन, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें वही बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही बताना है। देखो इसमें क्या होता है, पहले तो इसकी रेडियस की बात कर लेते हैं। जो ये बॉडी डायगोनल्स होते हैं ना इस क्यूब के अंदर, जो ये बॉडी डायगोनल्स होते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है √3a। क्या होता है, √3a। और ये √3a आया कहाँ से, ये आता है इस a का स्क्वायर प्लस इस a का स्क्वायर प्लस इस a का स्क्वायर पूरे का रूट। क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, हर साइड का स्क्वायर पूरे का रूट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3a। तो मतलब चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, इनके जो ये बॉडी डायगोनल्स होते हैं, क्या होते हैं, बॉडी डायगोनल्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, √3a। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कितना होता है, √3a। अब ये समझो, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, √3a है, √3a है। तो इस वर्टेक्स से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, वर्टेक्स से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3a/2 हाफ हो जाएगा। अगर ये पूरा √3a है तो ये इतना हाफ, अगर ये पूरा √3a है तो ये इतना कितना हो जाएगा, इस पूरी डिस्टेंस का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो √3a/2 कर दिया, तो ये क्या आ जाएगी, वर्टेक्स से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होती है, √3a/2, हाफ कर दिया हमने। ठीक है, तो ये रेडियस कितनी आ गई, √3a/2, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, √3a/2। ठीक है, ये बात समझ गए होगे, है ना। कितनी आएगी, √3a आएगी, और ये कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक की, √3a/2। क्लियर है। अब देखो ये क्या है यहाँ पे, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और ये क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो इस केस में ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इनकी वजह से तो 0 आएगा। ठीक है, इन दोनों की वजह से 0 आएगा, क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। अब कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 है टोटल। फॉर्मूला क्या होता है, k³/r। r की जगह क्या पुट कर देंगे हम, k³ बाय में r क्या हो जाएगी, √3a/2। ये क्या आ गया, r। सोल्व करते हैं अब इसे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो एक का आया है, एक का पोटेंशियल आया है, लेकिन हमें किसका चाहिए, 6 का। तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 इंटू में k³ बाय में √3a/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 k³ बाय में √3a। ये क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है, डन, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का मतलब है कि इक्वल लेंथ पर क्या है, इक्वल चार्ज है। तो इस केस में नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये बताना है। देखो इसे, ये चार्ज फैला हुआ है, इसका आंसर तो आएगा k³/r। क्या आएगा आंसर, k³ बाय में r। ये आया क्यों, देखो ये चार्ज फैला हुआ है, क्या है, ये चार्ज फैला हुआ है और r डिस्टेंस पे है, सारा क्या है, r डिस्टेंस पे। तो इसे एक पॉइंट चार्ज के जैसा मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पे है। तो इस केस में इस पॉइंट पे अगर पूछे, ये सारा r डिस्टेंस पे है, पॉइंट चार्ज है, मान सकते हैं, और ये सारा क्या है, r डिस्टेंस पे। तो r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता है तो वो क्या होती है, k³/r होती है। ठीक है, तो यहाँ भी k³/r आ जाएगा। ऐसा नहीं होता ऐसे नहीं सोचना, देखो ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा भी मान लो, लेकिन पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, कि एक पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज थोड़ी है, क्यू का चार्ज फैला हुआ है, एक पॉइंट चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो ये केस हम नहीं मान सकते। ठीक है,
पॉइंट चार्ज ये हो सकता है, मतलब ये तो फैला हुआ है लेकिन इसे पॉइंट चार्ज हम नहीं बोल सकते, चाहे पॉइंट चार्ज फैला हुआ हो लेकिन हम इसे पॉइंट चार्ज नहीं बोल सकते क्योंकि ये फैला हुआ है। तो ऐसे कैसे बोल देंगे? पॉइंट चार्ज का मतलब ही तो पॉइंट चार्ज होता है, एक ही चार्ज होता है, तो नहीं बोल सकते। देखो इसका रीज़न क्या है, प्रॉपर बताता हूँ मैं, ये तो ऐसे बताया था। देखो ये पूरा तो पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन मान लो ये इतना पीस काट लिया, डी क्यू चार्ज कट कर लिया, जिसके आगे डी लिख जाता है ना तो उसका मतलब है स्मॉल, मतलब स्मॉल चार्ज। ठीक है, डी क्यू का मतलब क्या है? एक स्मॉल चार्ज। ऐसे डी क्यू के बहुत सारे पार्ट कर दिए, डी क्यू डी क्यू डी क्यू। अब ये तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, ये डी क्यू क्या है? यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू बाई आर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, इसे तो पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, इस पूरे को पॉइंट चार्ज नहीं बोल सकते, लेकिन इस इतने पीस को पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू बाई आर आएगा। ऐसे ऐसे ये सारे इसके पीस काट लो यहाँ तक, एंड तक यही आएगा डी क्यू। ठीक है, इसकी वजह से कितना आएगा? चार्ज की वैल्यू यही है ना, डी क्यू ही है चार्ज की वैल्यू, इस वाले चार्ज की वैल्यू, इस वाले चार्ज की वैल्यू देखो, इस वाले चार्ज की वैल्यू क्या है यहाँ पे? डी क्यू ही है, तो डी क्यू लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू बाई आर होता है, चार्ज यही है, ये पॉइंट चार्ज इसे तो मान सकते हैं, आर रेडियस पे है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर। क्लियर है? प्लस में अब आगे वाले का, इस वाले की बात कर रहे हैं तो इसमें भी सेम होएगा, डी क्यू बाई आर, आगे भी के डी क्यू बाई आर, ऐसा चलता जाएगा और लास्ट तक भी क्या होगा? ये के डी क्यू बाई में आर, ऐसा ही होगा। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, सॉरी यहाँ से स्टार्ट किया, तो ऐसे ये तीन चले, फिर आगे ऐसे जाते 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 वापस यहाँ आ गए, एंड तक आ गए हम। ठीक है, अब इसमें से के बाई आर क्या ले लो? कॉमन ले लो, ले लिया, अंदर क्या बचेगा? डी क्यू प्लस में डी क्यू प्लस में डी क्यू, और ये एंड तक क्या बचेगा? डी क्यू। ऐसा ही होएगा, डी क्यू छोटे छोटे पीस मिलकर क्या बना देंगे? क्यू बना देंगे, क्यू बना देंगे ना, ये डी क्यू मिलके क्या बना देंगे? क्यू। तो आंसर क्या गया? के क्यू बाई आर। तो यानी कि इन पूरे की वजह से जो ये चार्ज फैला हुआ है और आर रेडियस पर है, तो इसकी वजह से एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे तो वो कितना होता है? के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, ये आया कहाँ से? ये मैंने बता दिया। ठीक है, बस आपको याद क्या करना है कि इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर, बस ये इतना याद करना है। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है किसी रिंग पे और वो सारा मतलब आर डिस्टेंस पे चार्ज फैला हुआ है रिंग पे, तो इस केस में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ ले किसी भी पॉइंट पे, तो इसका आंसर क्या होता है? के क्यू बाई आर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें अब क्या दे दिया? फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर है, क्या है यहाँ पे? एक यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर। तो इस केस में भी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। देखो यार, इसमें भी तो सेम ही चार्ज फैला हुआ है और आर डिस्टेंस पे ही फैला हुआ है, तो सिंपल सी बात है, इसमें भी के क्यू बाई आर ही होएगा, के क्यू बाई आर होगा। ये 3D में 2D में, इसमें भी के क्यू बाई आर होगा। वही तो बात है, आर डिस्टेंस पे है, चार्ज वही है, फैला हुआ है, बस क्या दे दिया? एक सॉलिड हो, ये हाँ होलोस्फीयर दे दिया। सेम ही रहेगा रिंग, और इसमें सेम ही रहेगा। कितना रहेगा? के क्यू बाई आर। क्लियर है? क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये जो चार्ज है ये सारा आर डिस्टेंस पे फैला हुआ है, आर डिस्टेंस पे फैला हुआ है ना ये सारा। तो इस केस में आर क्या होता है? एक रिंग का ही पार्ट होता है, रिंग का ही पार्ट होता है ना, आर को मैंने बता रखा है। रिंग आर क्या होता है? एक रिंग का ही पार्ट होता है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा? के क्यू बाई आर। क्या फाइंड करने का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या फॉर्मूला होगा? के क्यू बाई में आर, यही होएगा। अब हमारे पास तो क्यू है, लेकिन ये लैम्डा की टर्म में पूछ लिया, लैम्डा की टर्म में पूछ लिया। अब लैम्डा क्या होगा और क्यू क्या होगा? देखो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई एल, क्यू बाई एल होता है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा इंटू एल। क्यू क्या आ गया? लैम्डा इंटू एल। तो इसमें क्या पुट कर देंगे? रुको, पुट बाद में करेंगे। अब ये लेंथ नहीं पता, इसकी लेंथ नहीं पता, हमें लेंथ नहीं पता ना। तो देखो एक ये रूल होता है, देखो रूल क्या होता है,
अगर ये r डिस्टेंस हो, r डिस्टेंस गिवन है और एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर फाई है, तो इस केस में इसकी लेंथ हो जाती है r फाई। क्या हो जाएगी? r फाई। ये रूल होता है। देखो क्या होता है, अगर मान लो ऐसे है, यहाँ पे मान लो π/6 है और ये मान लो 20 है, तो इस केस में इसकी लेंथ पूछे ना, अगर ऐसा गिवन हो, ये एंगल कितना है π/2 और ये रेडियस कितनी है यहाँ पे 20 मीटर, तो इस केस में अगर इसकी लेंथ पूछे, आर्क की लेंथ पूछे, तो क्या हो जाएगी 20 इंटू में π/6 और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट करते हैं। ठीक है, ये नई बात आई है यहाँ से इस क्वेश्चन से, तो ये नोट कर लेना कि लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क r इंटू में थीटा। ठीक है, r इंटू में थीटा, और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या पुट करते हैं 3.14। डिग्री में पुट नहीं करनी, कहीं 180 90 पुट कर दो, ऐसे नहीं करनी, 3.14 ही पुट करनी है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी क्या हो जाएगी r फाई। तो अब सॉल्व करो इसे, के क्यू की जगह क्या पुट करना है, क्यू की जगह हम पुट करेंगे लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाय में आर, के इंटू में लेमडा एल की वैल्यू, इसकी लेंथ कितनी है r फाई, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे r फाई डिवाइडेड बाय में r, तो यही आंसर है इसका। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, इतना। ठीक है, यहाँ से एक नई बात जानने को मिली है कि लेंथ ऑफ आर कितनी होती है, r थीटा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन से नई चीज़ें मिल जाती हैं, तो ठीक है, सब कुछ ध्यान से करना होता है, क्या पता क्या नया मिल जाए। ये हमने पहले भी नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नहीं किया था ऐसा, अब इसमें मिल गया, तो ऐसे ही होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं आगे। ये वाला देखो, इसमें जो पूरा चार्ज है, सारा चार्ज है, कितने डिस्टेंस पे फैला हुआ है। देखो ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है r, इनके बीच एंगल है 90 डिग्री है, इसे ऐसे ज्वाइन कर दो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये वाली जो साइड है ये कितनी आ जाएगी, r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, पाइथागोरस। ठीक है, तो ये जो सारा चार्ज है, ये जो q का चार्ज है सारा, ये कितने डिस्टेंस पे फैला हुआ है, ये इतने डिस्टेंस पे फैला हुआ है। चाहे यहाँ से देख लो, चाहे ये डिस्टेंस देख लो, चाहे ये डिस्टेंस देख लो, कोई सी भी डिस्टेंस देख लो, ये कितने डिस्टेंस पे फैला हुआ है, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो बस। क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाई में आर, तो के आर कितना है, आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे एट सेंटर नहीं आएगा, पी पॉइंट आएगा, एट पी पॉइंट पे बताना है, ना कि सेंटर पे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बड़े आगे बढ़े। चलो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन केस ऑफ होलोस्फेयर के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सुनो देखो, जो ये बॉक्स में जो बातें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब ये भयंकर तरीके से समझनी जरूरी होती है। ठीक है, और पता होनी चाहिए। तो देखो किसकी बात कर रहे हैं, होलोस्फेयर की, और किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पहला है कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फेयर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑल पॉइंट्स ऑफ द होलोस्फेयर इज ऑलवेज जीरो। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बात कर चुके हैं इस चीज़ की, कि अगर एक होलोस्फेयर है तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फेयर। जो यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर होता है उसके अंदर सेंटर पे या फिर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। क्या नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, यहाँ पर नहीं है। बाहर होती है, सबको पता है, गोस नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने बताया था, बाहर होती है, अंदर नहीं होती, किसी भी पॉइंट पर नहीं होती, ये बात पता ही है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद कांस्टेंट स्पीड इज ऑलवेज जीरो। गड़बड़ है इसमें थोड़ी सी। कांस्टेंट स्पीड के बाद यहाँ पे लिख लो
वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद कांस्टेंट स्पीड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर। मतलब अगर अंदर होलोस्फीयर के अंदर, होलोस्फीयर मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये मान लो यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे मान लो ये Q पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर चार्ज जाना है तो यहाँ पे क्या होता है, एजेंट जो वर्क करता है, एजेंट को वर्क नहीं करना पड़ता, छोड़ दो इसको। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में एजेंट को वर्क नहीं करना पड़ता। अगर इनसाइड, अगर अंदर होलोस्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं, एक होलोस्फीयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसके अंदर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर चार्ज आ रहा है, तो इस केस में एजेंट को वर्क नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही नहीं होती है, इसलिए नहीं करना पड़ता। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगेगा तो एजेंट को फोर्स ही क्यों लगाना पड़ेगा? तो इस केस में यहाँ पर फोर्स नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, एजेंट को फोर्स नहीं लगाना पड़ता। यहाँ पे ना फिर ये मन में थोड़ा सा डाउट आता है कि अगर फोर्स ही नहीं लगाना तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अपने आप चला जाएगा। ऐसे कैसे? अपने आप उड़ के चला जाएगा, अगर उसे कुछ करेंगे नहीं तो ऐसे कैसे उड़ के चला जाएगा? क्या ऐसा नहीं होता? सुनो देखो क्या होता है, अगर मान लो इसको थोड़ी सी हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी अगर स्पीड दे दी, बिल्कुल हल्की सी स्पीड दे दी तो भी चला जाएगा ये। और उस वो हल्की सी स्पीड देने में कोई वर्क डन नहीं होता, कोई वर्क नहीं करना पड़ता, बिल्कुल थोड़ी सी तो देनी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट होती रहे और फोर्स ना लगे। थोड़ी सी दी है, अब उसकी डिस्प्लेसमेंट होती जाएगी, फोर्स हम नहीं लगा रहे लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इस केस में वर्क नहीं होता। ठीक है, वर्क नहीं होता। वर्क क्या होता है? F/d, यही होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे वर्क बोलते हैं। लेकिन इस केस में क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा फोर्स दे रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स दे रहे हैं और वो फिर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और जब वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तब उसके पास फोर्स है ही नहीं, तो यहाँ पर कौन सा वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा। बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे दिया, कोई वर्क नहीं होएगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा लेकिन वर्क नहीं होएगा। तो अंदर वर्क क्या होता है? ज़ीरो होता है। और क्यों होता है? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे इसके अंदर एजेंट को कोई फोर्स लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं होता। राइट, डन, क्लियर, ओके। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन केस ऑफ होलोस्फीयर। होलोस्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? देखो इसमें 4 जगह पे बताना है, सेंटर पे, सेंटर पे, इनसाइड, एट सरफेस, आउटसाइड। तो सुनो देखो, अगर इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज लेके आ रहे हैं इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस पॉइंट का। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? जब इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना करना पड़ता है? वर्क डन ये हम कर चुके हैं। वर्क डन कितना करना पड़ता है? KQ/R। और यही क्या होएगा? यही पोटेंशियल होएगा, KQ/R। तो इस पॉइंट पे, मतलब ये क्या है? सरफेस, एट सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? एट सरफेस पे KQ/R, KQ/R आएगा। ठीक है, इस पॉइंट की बात कर लो, मतलब यहाँ से तो ये रेडियस लिया ना हमने, इस पॉइंट की बात करोगे तो स्मॉल r ले लेंगे, बस क्या ले लेंगे? स्मॉल r। तो ये इसमें भी क्या होगा? KQ/r। आउटसाइड मान लो इस पॉइंट पे है तो रेडियस ये लेनी पड़ेगी ना, छोटी वाली। तो इस केस में अगर आउटसाइड पूछ रहा है, इन्फिनिटी से आउटसाइड, तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ/r। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, आउटसाइड नहीं, इनसाइड, एट सेंटर, एट सरफेस, तीनों जगह सेम पोटेंशियल है। क्या है? तीनों जगह सेम पोटेंशियल है। एट सेंटर पे, इनसाइड, एट सरफेस, पोटेंशियल क्या है? सेम है। सेम क्यों है? देखो यहाँ पे तो सेम होएगा, यहाँ पे तो वही होएगा KQ/R। इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो इस केस में जितना वर्क करना पड़ता है इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने में,
वही उस पॉइंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे तो के क्यू बाई आर आएगा। अंदर इनसाइड किसी भी पॉइंट पर के क्यू बाई आर क्यों आएगा? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, अंदर वर्क डन नहीं करना पड़ता। जो यहाँ पे जितना वर्क डन करना पड़ा था, अगर कोई बोल देना कि अंदर का पोटेंशियल बताओ, तो सिर्फ बाहर का निकाल लो, जो बाहर का होगा वही अंदर का होगा, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती ना होलोस्फीयर के केस में अंदर, तो अंदर भी उतना ही पोटेंशियल रहेगा जितना इसके सरफेस पे होता है। ठीक है, अंदर कोई भी पॉइंट पे पूछ लो सेम ही रहेगा, चाहे सेंटर पे पूछ लो या फिर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लो, होलोस्फीयर के केस में सेम ही रहेगा जो कि सरफेस पे है। ठीक है, तो एट सेंटर आर इक्वल टू 0 या फिर इनसाइड आर स्मॉलर देन आर, एट सरफेस आर इक्वल टू आर, इन सभी जगहों पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम, के क्यू बाय आर। देखो जैसे मान लो आप ना, इसे मान लो, देखो एग्जांपल ले लेते हैं एक। इसे मान लो ये दिल्ली है, क्या ये दिल्ली, आप मान लो यहाँ पे हो, हिसार में हो, आप मान लो ये दिल्ली है, ये हिसार है, आपको बस में आना है, बस में आना है। देखो ये मान लो ये क्या है, यहाँ पे दिल्ली की बाउंड्री, ये है दिल्ली की बाउंड्री, आप यहाँ हिसार हो, बस में आ रहे हो। तो अगर मान लो आप यहाँ उतरो, आपको यहाँ उतरना है, या फिर मान लो ये यहाँ पे दिल्ली का बस स्टैंड है, सेंटर में होता है, ये मान लो यहाँ पे दिल्ली का क्या है, बस स्टैंड है। आपको चाहे यहाँ उतरना हो चाहे यहाँ उतरना हो, किराया तो सेम ही लगेगा। आप चाहे आगे उतर जाओ चाहे बिल्कुल इसके एंड पे उतर जाओ, सेम ही किराया लगेगा ना, सेम ही लगता है। ऐसे तो है नहीं यहाँ पे अलग लगेगा यहाँ पे अलग लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है। दिल्ली में आप कहीं भी उतर जाओ सेम ही लगेगा, अगर इस हार से आ रहे हो और कहीं भी उतर जाओ दिल्ली में, चाहे बाउंड्रीज में उतरो, बस स्टैंड में उतरो या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे उतरो, कहीं भी उतर जाओ सेम ही लगता है, सेम ही लगेगा। तो ऐसे इसमें होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम ही होता है, चाहे सरफेस पे बाउंड्री पे देख लो चाहे अंदर किसी भी पॉइंट पे देख लो। क्लियर है? तो ये तीनों चारों बातें आपको याद करनी है। एट सेंटर पे, इनसाइड पे और एट सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। आउटसाइड 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 हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर। क्लियर? इसका ग्राफ वी वर्सेस आर का ग्राफ, ये देखो पहले तो क्या है, के क्यू बाय आर है, आर इक्वल टू आर तक, यहाँ से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो, आर इक्वल टू 0 नहीं है, आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू आर तक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। बाद में फिर घटता है, बाद में फिर क्या करता है, घटता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। क्लियर है? क्वेश्चन करें इस पर, डाउट? नो डाउट। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो अब ये क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। इसने क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है P1 पर, P1 पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P1 ये रहा। फॉर्मूला क्या होता है, पहले इस वाले होलोस्फीयर की बात कर रहे हैं, अंदर वाले की। फॉर्मूला होता है के क्यू बाय में आर। सोल्व करते हैं, के इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 2, रेडियस कितनी है, रेडियस है यहाँ पे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, के आ गया। अब बाहर वाले की बात करते हैं, के क्यू बाय में आर, के इंटू -4 डिवाइडेड बाय में, ये पूरा रेडियस कितना होगा, पूरा रेडियस है 4 मीटर, तो ये क्या आएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा -k, तो k इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या है 0। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं P2 पे। P2 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, P2 पे, P2 ये रहा P2। देखो P2 पे फाइंड करते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक बार बाद में बताएंगे रिजल्ट, तो पहले फाइंड कर लेते हैं। अंदर वाले की वजह से कितना होगा, के क्यू बाय आर, के इंटू क्यू बाय रेडियस, रेडियस कितनी है, वही 2 मीटर, के बाहर वाले की वजह से के इंटू में -4 डिवाइडेड बाय में रेडियस, रेडियस फिर से वही होगी, रेडियस क्या होगी 4 मीटर, तो इसका क्या आ जाएगा -k, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा आंसर, 0। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P3, अब क्या बताना है हमें, P3 पे बताना है। देखो
जो इस P4 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होएगा वही P3 का होएगा, है ना। सेम ही होता है ना, सरफेस पे और अंदर सेम ही होता है। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 था, इसके सरफेस पे भी तो 0 है ना, इसके सरफेस पे भी 0 ही आया था। जो बाहर होएगा वही क्या होगा, अंदर होगा। इस केस में भी ऐसा ही होगा। P4 का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होएगा वही P3 का होएगा। तो पहले हम अंदर वाले की बात कर लेते हैं एक बार। K/R, K इंटू में 2, रेडियस कितने लेंगे यहाँ पे 3, ये रेडियस कितनी है यहाँ पे 3, ये 2 मीटर है और ये क्या है 1 मीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3, तो आंसर क्या आ गया 2K/3। देखो ये इसके अकॉर्डिंग तो ये कौन सा पार्ट है, आउटसाइड पार्ट है। इसके अंदर P1 पर और P2 पर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, सेम मिलेगा ना, मानते हो दोनों में 0 ही था, 0 था ना, मतलब दोनों का मिला के 0 था। लेकिन यहाँ पे सेम पोटेंशियल मिलेगा P1 पे और P2 पे, इस अंदर वाले होलोस्फीयर की वजह से क्या मिलेगा, सेम पोटेंशियल मिलेगा। लेकिन ये आउटसाइड आ गए तो आउटसाइड तो अलग मिलेगा, तो इसलिए इसकी रेडियस लेनी पड़ी। लेकिन अब हम बात करेंगे बाहर वाले स्फीयर की। बाहर वाले स्फीयर में क्या होगा, जो सरफेस भी होता है वही इनसाइड में भी होता है। ऐसा हमने किया ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस पे होएगा वही क्या होगा, इनसाइड होगा। तो P3 और P4 दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पे P4 से निकाल लेते हैं, K/में R, यहाँ पे स्मॉल R आएगा वैसे तो, क्योंकि आउटसाइड की बात कर रहे थे ना। K/में R, K इंटू में -4 डिवाइडेड बाय में, ये गैप कितना है पूरा, ये 2 मीटर और ये कितना है 2 मीटर, मतलब ये 4 मीटर गिवन ही है, तो 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -K, तो ये क्या गया 2K3 -K, ये कितना आ जाएगा -K/3। तो दिस इज़ द आंसर। क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसका 4th 5th पार्ट और देख लो क्या है इसने क्या पूछा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है P4 पर, और इसमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P5। देखो इस वाले होलोस्फीयर की वजह से ये P4 है ना, P4 पॉइंट कहाँ है, इसे बाहर वाले को भूल जाओ एक बार। इस वाले होलोस्फीयर की वजह से ये P4 कहाँ है, इससे तो आउटसाइड है, आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होता है। इनसाइड एट सेंटर और एट सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन आउटसाइड क्या होता है, अलग होता है। तो ये तो फाइंड करना पड़ेगा। तो K/में R, K इंटू में 2, P4 तक रेडियस कितनी है 4, तो ये कितना आ जाएगा K/2। अब बाहर वाले की बात करते हैं, तो बाहर वाले के केस में ये क्या है, इसके सरफेस पे है। बाहर वाले होलोस्फीयर के केस में क्या है, ये P4 पॉइंट इसके सरफेस पे है, तो सेम ही आएगा जो अंदर आया था। अंदर क्या आया था, -K था क्या, अंदर क्या था -K था ना। अब देखना इधर भी -K आएगा। P4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा जो इस P3 के पॉइंट पे था, इस पे था, क्योंकि अंदर इनसाइड सेंटर पे और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, आउटसाइड सेम नहीं होता। तो इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा K/में R, K इंटू में -4 डिवाइडेड बाय में, ये रेडियस कितनी है, ये है 4, तो देखो -K ही आ रहा है, अंदर भी -K आया था। क्लियर है, सोल्व कर लो इसे, K/2 -K, तो ये क्या आ जाएगा -K/2, सी इज करेक्ट। क्लियर है। 5th, इसने क्या पूछा P5 पे। अब इस अंदर वाले होलोस्फीयर की वजह से भी ये आउटसाइड पे, और बाहर वाले होलोस्फीयर के केस में भी ये क्या है, P5 पॉइंट आउटसाइड है। तो आउटसाइड में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, डिफरेंट आता है। तो इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा K/में R, पहले अंदर वाले होलोस्फीयर की बात कर रहे हैं, K इंटू में 2 डिवाइडेड बाय में रेडियस कितनी हो जाएगी, ये तो 4 मीटर और ये कितने 2 मीटर, तो ये क्या हो जाएगी 6, तो ये क्या आ जाएगा K/3। K/में R, K इंटू में -4 डिवाइडेड बाय में रेडियस सेम ही रहेगी, 4 + 2 कितनी हो जाएगी 6, तो ये कितनी हो जाएगा -2K/3।
k/3 माइनस 2k/3। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा -k/3। तो सी इज़ करेक्ट। क्लियर है? हो जाएंगे, आगे बढ़े बढ़ते